जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो आज मई की 4 तारीख है और 21 रमज़ान है। तो ये डेट का हवाला मैं इसलिए देता हूँ ताकि जब कभी आप इसको ये रिकॉर्डिंग्स आप तक पहुँचें तो आपको पहली ही मेरी जो आवाज़ है वो डेट और टाइम पता लग जाए आपको कि ये किस दिन की रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैं ये डेट और टाइम ज़रूर मेंशन करता हूँ शुरू में। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपके साथ इसकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। जी, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मुख्तलिफ जो मॉडल्स कैसे बनते हैं। एक चीज़ होती है मैथमेटिकल मॉडल और एक होता है इकोनॉमिक मॉडल। तो ये मॉडलिंग बेसिकली किस चीज़ का नाम है? जब कभी आप फ्यूचर में जाके अपने लास्ट सेमेस्टर में जाके सेमेस्टर 8 में जाके जब कोई थीसिस लेंगे, जब किसी थीसिस पे कोई रिसर्च वर्क करेंगे, तो रिसर्च वर्क का एक बुनियादी मतलब इंटीग्रल पार्ट होता है कि आप इस रिसर्च वर्क के अंदर किस मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आपकी कोई प्राइमरी रिसर्च है, इवन देन भी आपको कोई ना कोई मॉडल इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जो भी आपके रिसर्च के वेरिएबल्स होते हैं, द वेरिएबल्स पर्टेनिंग टू योर रिसर्च, आप जिस जिस रिलेशनशिप से अपने वेरिएबल्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो जो कनेक्टिविटी है बिटवीन वेरिएबल्स, वो कहलाती है इकोनॉमिक मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स क्या होते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं सबसे पहले कि मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल इक्वेशंस to explain the working of relationship of some macroeconomic variables। कोई जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जैसे नेशनल इनकम है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, डिमांड फॉर लेबर है, सप्लाई फॉर लेबर है, मुख्तलिफ आप आगे पढ़ते जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स की एक लिस्ट है पूरी। तो इन वेरिएबल्स को जिस तरह से कनेक्ट किया जाता है, किसी एक वेरिएबल को डिपेंडेंट कंसिडर किया जाता है, किसी दो चार वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट समझा जाता है, और फिर उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो फिर उससे अपनी कोई राय कायम की जाती है, कोई फोरकास्ट किया जाता है या कोई प्रोडिक्शन की जाती है। तो इस ये जो जिस इक्वेशन के ज़रिए जिस एल्जेब्रिक नोटेशंस के ज़रिए वेरिएबल आपस में मिलते हैं, उसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल है, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ आपको, प्राइस और डिमांड। प्राइस एक वेरिएबल है और डिमांड एक अलग वेरिएबल है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये। तो ये दोनों वेरिएबल आपस में कनेक्ट हुए। सबसे पहले हमने ये फैसला किया कि जो डिमांड है ये डिपेंड करती है प्राइस पे, ये वाइस वर्सा नहीं है, प्राइस डिपेंड नहीं करती डिमांड पे, बल्कि जो डिमांड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले वेरिएबल में हमने तयन किया कि ये जब एक फंक्शनल रिलेशनशिप में आएंगे तो कौन सा वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट कंसिडर किया जाएगा, किस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट समझेंगे। फिर दूसरी बात, जब इनका एक फंक्शन बन गया, तो हमने जब इसको इक्वेशन की शक्ल दी तो वो बन गया क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। तो प्राइस के साथ जो रिलेशनशिप आया, जो एल्जेब्रिक साइन आया, वो आया नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आया, माइनस बी क्यों आया? वो इसलिए आया कि हमें पता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड ने कम हो जाना है। तो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है तो वो इन्वर्सली रिलेटेड है, लिहाजा इनके दरमियान ये जो इक्वेशन इनकी बनती है वो यूं आती है कि क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। तो ये जो इक्वेशंस के अंदर जो एल्जेब्रिक साइंस का लगना, वेरिएबल्स में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का बनना, ये सारा अमल कहलाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो नीचे एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल लेबर मार्केट मॉडल क्या होता है। लेबर मार्केट के अंदर दो चीज़ें हैं, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर। तो दोनों को मिलाते हैं हम तो वो क्या कहलाता है, लेबर मार्केट मॉडल। इसी तरह मार्केट मॉडल क्या होता है, मार्केट मॉडल के दो कंपोनेंट्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड की इक्वेशन है, एक सप्लाई की इक्वेशन है, दो इक्वेशन मिल जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, एक मार्केट मॉडल। तो इसी तरह नीचे एक दूसरी एग्जांपल मैंने दी है
केन्सियन कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। केन्स के मुताबिक कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम, C स्टैंड फॉर कंजम्पशन, Y स्टैंड फॉर इनकम। तो कंजम्पशन जो है ये फंक्शन है इनकम का। तो ये रिलेशनशिप भी बता रहा है कि ये कोई मॉडल बना हुआ है, केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है वो लिखा हुआ है। अब दूसरा मरहला आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मॉडल बनते कैसे हैं, किस तरह हम दो वेरिएबल्स को मिलाते हैं, फिर उनको एक बड़ी मैथमेटिकल शक्ल दे देते हैं और वो फिर जनरली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जो एक्सेप्टेबल बन जाती हैं वो चीज़ें कि यार ये ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल मैं सोचता हूँ, वेरिएबल है एक पॉपुलेशन, एक वेरिएबल है पार्टी, तो गुर्बत। तो पार्टी और पॉपुलेशन का आपस में रिलेशनशिप है। अब इन वेरिएबल्स को किस तरह से आपस में रिलेट करना है, किस तरह से इनको जोड़ना है, किस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट और किसको इंडिपेंडेंट समझें और फिर उसको साबित करें, अपने डाटा की मदद से सब्सटेंशिएट करें। तो ये जो सारा अमल है ये कहलाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक मॉडलिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। देयर आर टू पॉसिबल अप्रोचेस इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक मॉडल। कोई भी मुआशी या इकोनॉमिक मॉडल जब बनता है तो उसकी दो अप्रोचेज हैं, तीसरी कोई अप्रोच नहीं है। यानी दो काम करने के तरीके हैं। आप हर रिसर्चर को यहाँ बुनियादी तौर पे दो तरीकों से चलना पड़ता है, या डिडक्टिव मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है या इंडक्टिव मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है, डिडक्शन या इंडक्शन। तो इसको देखते हैं हम। तो दो अप्रोचेस हैं, आप देख रहे हैं कि एक अप्रोच का नाम है डिडक्टिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक मॉडलिंग और दूसरी का नाम है इंडक्टिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक मॉडलिंग। तो पहले डिडक्टिव मेथड को देख लेते हैं। डिडक्टिव, इन दिस मेथड वी मूव फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। ये इसकी बड़ी एक याद रखने वाली रूल ऑफ थंब टाइप की डेफिनेशन है, लेकिन इससे समझ कुछ नहीं बात की आती कि जनरल टू पर्टिकुलर का मतलब क्या है। तो ये जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, लेकिन जो मैंने कहा ना कि ये एक रूल ऑफ थंब है कि आपने जनरल टू पर्टिकुलर, डिडक्टिव का मतलब ही ये होगा हमेशा। फिर आगे चीज़ों को एलेबोरेट करना आसान हो जाएगा, वरना आप इंडक्टिव डिडक्टिव को मिक्स कर देंगे। इंटरव्यू में भी लोग मिक्स कर देते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी लोगों से मिक्स हो जाती हैं ये चीज़ें। तो आपने पहले इसको मतलब याद रखना है, रट्टा लगा देना है कि जनरल टू पर्टिकुलर ये मूवमेंट है, एक किस्म की अप्रोच है मूव करने की। in finding in finding the results we approach in finding the results our approach is from general reality to some particular situation। एक जनरल रियलिटी, एक इस्टेब्लिश्ड जनरल रियलिटी से हम किसी मखसूस पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाने के जो अमल है उसका नाम है ये जो डिडक्टिव अप्रोच है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कंजम्पशन जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस when income also increases। या मैं यूं कहता हूं कि when income increases, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करता है तो कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ये पिछले पेज पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कंजम्पशन फंक्शन लिखा हुआ है, ये केन्स का कंजम्पशन फंक्शन है। मैं कह रहा हूँ कि जब इनकम में इजाफा होता है, when income increases consumption also increases but not in the same proportion। इनकम किसी की बढ़ के डबल होती है तो लाजमी नहीं है कि कंजम्पशन भी डबल हो जाए, ऑल्दो कंजम्पशन बढ़ती है बट नॉट विद द सेम प्रोपोर्शन। इस वजह से एमपीसी की वैल्यू 1 नहीं होती। तो ये था, इसको क्या कहते हैं, ये केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन है। ये एक जर्नलाइज्ड सिचुएशन का नाम है, एक जनरलाइज्ड एक लॉ इस्टेब्लिश्ड हुआ है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वाला लॉ, लाहौर का एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप लाहौर, उसकी अंदर एक फैकल्टी है बीएस इकोनॉमिक्स। उस बीएस इकोनॉमिक्स की जो क्लास है सैंपल साइज है 35 का, 35 का, उस 35 सैंपल साइज के ऊपर ये इक्वेशन फिट करके देखते हैं डाटा के मुताबिक कि क्या इन लोगों की जब इनकम बढ़ी तो क्या इन्होंने अपने कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर बढ़ाए। इस डाटा से दो कॉलम बन जाएगी, कंजम्पशन का कॉलम, एक इनकम का कॉलम। तो इसको जब हम इस इक्वेशन से गुजारेंगे तो जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो उस रिजल्ट तक जो पहुंचने का अमल है, चाहे जो मर्जी रिजल्ट निकले, इससे सरोकार नहीं कि रिजल्ट क्या आता है,
ये अप्रोच क्या है कि केन्स का लॉ ऑफ कंजम्पशन मैंने अप्लाई कर दिया है एक छोटे से सैंपल साइज पे जिसका तादाद है 35। तो ये जो मूवमेंट है ये किस ऑर्डर में हुई है, फ्रॉम सम जनरल रियलिटी टू सम पर्टिकुलर सिचुएशन। अब आप इसको पढ़ के देखें कि इन फाइंडिंग द रिजल्ट आवर अप्रोच इज फ्रॉम जनरल रियलिटी टू सम पर्टिकुलर सिचुएशन। ये जो मैंने बात की आपसे कि केन्स का लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल कंजम्पशन जो लिखा हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में, उसको हम जब एक सैंपल साइज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये अप्रोच बनती है डिडक्टिव अप्रोच। ये देखिए आगे एक दूसरी एग्जांपल दी हुई है, आपने उसको पढ़ लेना है। यहाँ पे सपोज वी हैव जो भी लिखा हुआ है इसको आपने देख लेना क्या लिखा हुआ है। कि पावर्टी और पॉपुलेशन के दरमियान दो अलग से वेरिएबल है, एक पावर्टी का वेरिएबल है, एक पॉपुलेशन का वेरिएबल है। इसको मैंने पढ़ना क्या, आपने इसको खुद पढ़ के इसकी रीडिंग कर लेनी है। ये भी यही बात है कि किस तरह से ये जो पावर्टी और पॉपुलेशन का रिलेशनशिप जब हम एक बड़ी रियलिटी से, एक जनरलाइज्ड एक्सेप्टेबल रियलिटी से जब हम एक मखसूस सिचुएशन पे, मखसूस टारगेट ग्रुप पे जब इसको अप्लाई करके टेस्ट करेंगे तो वो कहलाएगा डिडक्टिव अप्रोच। ये नीचे आप देख रहे हैं दो लेंस बने हुए हैं, आंख की तरह का निशान बना हुआ है। एक हम देख रहे हैं बड़ा हमारे पास एक स्कोप है, एक बड़ा लेंस है, वहाँ से हम फोकस करके किसी छोटे से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये जो एनालिसिस का ये जो एंगल है या चीज़ों को एनालाइज करने का ये जो मेथड है ये कहलाता है डिडक्टिव अप्रोच। तो इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है, एक ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सोशल साइंसेज होती हैं उनमें अमूमन बिलअमूम जो अप्रोच है वो ज़्यादातर हम डिडक्टिव लगाएंगे। जब आप कल को जाके अपने थीसिस करोगे तो आप कहोगे कि जी ये एक अमेरिकन स्टडी है, अमेरिकन स्टडी को मैं रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ लाहौर के ऊपर, या ये फलां ब्राज़ील की एक स्टडी है, ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने ये किया था, अपने मुल्क में तो ये हो गया था, मैं यहाँ करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। तो ये जो जितनी भी एक जनरलाइज्ड इस्टेब्लिश थेरीज हैं उनको जब हम एक मखसूस सैंपल साइज के ऊपर, मखसूस टारगेट ग्रुप के ऊपर पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाते हैं तो उसका नाम डिडक्टिव अप्रोच है। तो सोशल साइंसेज में ज़्यादा यही यूज़ होती है। ऑल दो कि जब हम प्राइमरी डेटा पे काम करते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं, जाके डोर टू डोर सर्वे करते हैं, तो उसमें हम इंडक्टिव अप्रोच भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब हम दूसरी अप्रोच को देखते हैं कि दूसरी अप्रोच क्या है। इकोनॉमिक मॉडलिंग की जो दूसरी अप्रोच है इसका नाम है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव, ठीक है। तो आपने जो है मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था एफएससी में, मैथमेटिकल इंडक्शन, कि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं और जनरलाइज कर देते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। हल करने के बाद आखिर पे लिख देते हैं कि ये जनरलाइज्ड है, सब लोगों के लिए है, कोई भी इसको ये मेरे रिजल्ट को यूज़ कर सकता है। तो खैर इसको हम देखते हैं कि क्या है। इन दिस अप्रोच वी मूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ये उसका उलट है। हमारी जो अप्रोच है मूव करने की या हमारी सोचने की या जो डायरेक्शन है अमल करने की, तो वो हमारा जो एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन जो होगी, ये एक पर्टिकुलर मखसूस सिचुएशन से, एक छोटे से टारगेट ग्रुप से या सैंपल साइज से एक्सपेंड करेगी टुवर्ड सम जनरल रियलिटी, ठीक है। हम चीज़ों को, अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करेंगे। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, बाद में हम आते हैं जो लिखा हुआ है उसके ऊपर बाद में देखते हैं कि जैसे कोविड के ऊपर मुख्तलिफ ममालिक, ऑक्सफोर्ड है, चाइना है, रशिया है, या किसी हद तक इंडिया भी है, तो ये लोग इसकी वैक्सीनेशन पे रिसर्च कर रहे हैं। मुश्किल काम है, बहुत टाइम चाहिए इसको, और रिजल्ट्स को, रोबस्ट रिजल्ट आने के लिए टाइम चाहिए। तो अगर ये जो वैक्सीनेशन पहले 100 लोगों पे टेस्ट की गई, 100 लोगों को टेस्ट करने के बाद फिर 500 लोगों पे की गई, फिर 1000 लोगों पे टेस्ट की गई, उसके बाद उन्होंने रिकमेंड कर दी कि ये अब पूरी दुनिया में कोई भी इसे लगा सकता है। ये इसके अंदर जितने भी बग्स थी, जितने भी प्रॉब्लम्स थी, वो हमने 90% उनको ओवरकम कर लिया है। तो अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में लगाई जा सकती है, किसी को भी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर लगाई जा सकती है। तो ये क्या हुआ है, ये इंडक्टिव अप्रोच है। इंडक्टिव है कि लेबॉर्ट्री में एक वैक्सीनेशन बनी, एक वैक्सीनेशन बनने का अमल हुआ, उसमें उसमें साइंटिस्ट की जानें भी गई, फिर वो चंद लोगों पे, जानवरों पे अप्लाई की गई, चूहों पे अप्लाई की गई, बंदरों पे अप्लाई की गई। जब उनके ऊपर सेटिस्फाइंग रिजल्ट आए
जब एनिमल्स के ऊपर हमारी वैक्सीनेशन ने ठीक काम किया तो फिर हमने चंद लोगों को उनकी इंश्योरेंस करके उनको वैक्सीनेशन लगाई, क्योंकि लाइफ स्टेक पे लगती है इस तरह। तो चंद लोगों के बाद सैंपल साइज 100 लिया, 500 लिया, 1000 लिया, तो जब ये एक माकूल सैंपल साइज के ऊपर ये कामयाब हो गई, तो अब इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप ऊपर जो ये जो मूवमेंट बनी हुई है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन से चीज़ों को जनरलाइज कर दिया जाता है, तो ये कहलाती है ये आगे लिखा हुआ है, इन फाइंडिंग द रिजल्ट वी आवर अप्रोच इज फ्रॉम पर्टिकुलर सिचुएशन टू जनरल रियलिटी। आगे वही केन्स का लॉ ऑफ कंजम्पशन मैंने बयान किया है कि जो इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ती है। हम इसको छोटे से किसी छोटे से मतलब सैंपल साइज के ऊपर पहले लगाते हैं कि एक हम सैंपल साइज लेते हैं, सपोज करो 10 सैंपल साइज है हमारा, 10 लोगों की इनकम ऑब्जर्व करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा लेते हैं, फिर हम उनकी इनकम में इजाफा करते हैं, उनकी इनकम बढ़ा देते हैं, 1 महीने के बाद दोबारा डाटा लेते हैं उनसे कि अब आपने जो बढ़ी हुई इनकम थी उनमें से कितने पैसे खर्च किए हैं। तो इस तरह जो ये जो स्मॉल सैंपल साइज जो रिजल्ट देता है, वो हम जब बड़े मैक्रो लेवल के लिए जनरलाइज कर देते हैं अपने रिजल्ट्स को, तो इस अप्रोच का नाम होता है इंडक्टिव अप्रोच। तो ये मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि ये जो नेचुरल साइंसेज होती हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मेडिकल साइंसेज है, तो इन या ड्रग्स हैं, इनके अंदर ये जो अप्रोच है इंडक्टिव अप्रोच ये ज़्यादा काम करती है, ज़्यादा अप्लाई होती है। जबकि जो सोशल साइंसेज हैं उनके अंदर जैसे इकोनॉमिक्स हो गई या पॉलिटिकल साइंस हो गया, इनके अंदर डिडक्टिव अप्रोच ज़्यादा काम करती है। तो ये थे दो अप्रोचेस जिनकी मदद से मुख्तलिफ जितने आप अपनी बुक में मॉडल देखते हैं वो सारी मॉडलिंग इन्हीं बुनियादों पे हुई होती है, या आप डिडक्टिव अप्रोच लगा रहे होते हैं या इंडक्टिव लगा रहे होते हैं। जब आप थीसिस लिखेंगे, आपके हाथ में थीसिस होगा और आपका सुपरवाइजर आपसे पहला सवाल ये पूछ सकता है कि बेटा जी आपने जो भी थीसिस लिखा है, जिस भी टॉपिक पे लिखा है, मुझे टॉपिक ना बताएं, आप ये बताएं कि आपकी अप्रोच डिडक्टिव है या इंडक्टिव है। तो ये स्टेप बाय स्टेप वो सारे सवालात होंगे और बेसिक सवाल ये होता है कि आपने किसी काम को करने के लिए अप्रोच कौन सी ली है। तो ये था यहाँ तक था आज का लेक्चर। मैं देखूँ आगे कोई पेज तो नहीं है, नहीं आज का इतना ही था।